नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी इंसान अपनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतता है कि उसकी आत्मा तक कांप उठती है। साहब जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कांपती आवाज में हरिदास अपने छोटे मालिक से विनती कर रहे थे। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इस महीने की तुम्हारी पूरी मजदूरी काट लूंगा, तब समझ में आएगा। हरिदास रोते हुए बोले, छोटे साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी पत्नी आजकल बीमार है, इसीलिए कल काम पर नहीं आ पाया। ईंटें ढोते समय कुछ ईंटें मेरे पैरों पर गिर गई, बहुत चोट आई है। हम गरीबों का तो आप ही सहारा है। इतना कहकर उन्होंने मालिक के पैर पकड़ लिए, लेकिन मालिक ने उन्हें ठोकर मारकर अलग कर दिया और वहां से चला गया। हरिदास वहीं गिड़गिड़ाते रह गए, साहब, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। हरिदास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उम्र भी 60 वर्ष से ऊपर थी, फिर भी इस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले ईंटों का ढेर उठाते समय कई ईंटें उनके पैरों पर गिर गई थी, जिससे गहरे घाव हो गए थे, जो उनके दुख और लाचारी की कहानी कह रहे थे। हरिदास अपनी पत्नी सावित्री के साथ अकेले रहते थे। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपना घर और जमा पूंजी बेचकर बेटे आदित्य को अमेरिका पढ़ाने भेजता, ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। हरिदास का कभी किराने का अच्छा खासा व्यवसाय था, लेकिन समय के साथ वह घाटे में चला गया और अंततः बंद हो गया। पढ़ाई कम होने के कारण उन्हें कोई सम्मानजनक काम नहीं मिला, इसीलिए मजबूरी में ईंट ढोने का काम करना पड़ा। पापी पेट का सवाल था, इसीलिए इस उम्र में भी मेहनत से पीछे नहीं हटे। बेटे को अमेरिका भेजने के लिए जो घर गिरवी रखा था, व्यापार बंद होने पर वह भी जब्त हो गया और उन्हें झोपड़पट्टी में आकर रहना पड़ा। मगर उन्होंने कभी भी बेटे को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया, ताकि उसकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। अक्सर सावित्री कहती, हमारे दिन कब बदलेंगे? आप इस उम्र में इतना कष्ट उठाते हैं, बेटे का सुख हमें कब मिलेगा? कब वह कमाएगा और हम चैन की 2 रोटी खा पाएंगे? हरिदास उन्हें दिलासा देते, सावित्री, सब्र रखो, आदित्य हमारा इकलौता सहारा है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। एक बार उसे बड़ा आदमी बन जाने दो, फिर देखना, हम इस झोपड़ी से निकलकर फिर से अच्छे घर में रहेंगे। जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो, शरीर में बहुत दर्द है। सावित्री जी रसोई में गई तो देखा कि पतीले में थोड़ा सा दूध बचा है और शक्कर का डिब्बा खाली पड़ा है। उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बिना शक्कर की चाय बना दी और हरिदास को पकड़ा दी। हरिदास ने पूछा, तुम अपने लिए चाय नहीं लाई? सावित्री बोली, मेरा मन नहीं है, आप पी लीजिए। पानी जैसी फीकी चाय का स्वाद लेते ही हरिदास समझ गए कि घर में न दूध है न शक्कर, मगर मजबूरी के कारण कुछ कह नहीं सके। उदास स्वर में बोले, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, तब तक जो है उसी में गुजारा कर लेते हैं। सावित्री मायूस होकर बोली, कई दिनों से आदित्य से बात भी नहीं हुई। इस पर हरिदास ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे, वह दिन रात पढ़ाई करता है सावित्री, अब बार बार उससे बात करोगी तो वह पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएगा? और कुछ दिन पहले ही तो उसने बताया था कि उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। जब यहाँ दिन होता होगा तो वहाँ रात होगी। ऐसे में दखल अंदाजी ठीक नहीं है। सावित्री अपने मन की कसक अपने बेटे पर निकाल देना चाहती थी, लेकिन हरिदास हमेशा उन्हें रोक लेते थे। आदित्य की पढ़ाई 5 साल की थी, लेकिन जाने क्यों 7 साल होने को आ रहे थे और आदित्य अभी तक नहीं आया था। एक दिन आदित्य का फोन आया तो हरिदास खुशी के मारे उछल पड़े और तुरंत सावित्री को आवाज दी, अरे सावित्री, जल्दी से आओ, देखो आदित्य बेटे का फोन आया है। सावित्री खाना बनाती हुई जल्दी से हाथ पोंछकर आई और उनके आते ही हरिदास ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से आदित्य ने पूछा, पापा, सब कैसा चल रहा है? हरिदास बोले, सब ठीक है बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी कब होगी? बस अब तू आ जा, बहुत याद आती है, अब रहा नहीं जाता। सावित्री बोली, तू तो कहकर गया था पढ़ाई 5 साल की है, पर अब तो 7 साल बीत गए मेरे लाल। कहते कहते सावित्री का गला भरा है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज संभाली ताकि आदित्य को कुछ पता न चले। काफी देर तक दोनों उससे बातें करते रहे, मगर अपनी हकीकत उससे छिपाए रखी। वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता सुख चैन और अच्छी जिंदगी के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं और कितने दुख कष्टों से गुजर रहे हैं।
जाने कितने प्रयासों के बाद 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे और बारिश में झोंपड़ी की छत से पानी टपकता तो पूरी रात जाकर ही काटते थे। आदित्य को वापस आने में देर क्यों लग रही थी, यह हरिदास समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तो बस 5 साल की थी। कई बार हरिदास पूछते तो वह कुछ ऐसा बता देता कि हरिदास अपने कम पढ़े लिखे होने के कारण चुप रह जाते। 3 महीने बाद एक दिन फिर आदित्य का फोन आया। वह अमेरिका से वापस भारत आ रहा था। यह खुशखबरी सुनते ही हरिदास खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री, अब जब आदित्य आ जाएगा ना तो मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। सावित्री बहुत खुश थी। हमारा बेटा हमें संभाल लेगा जी। मेरा बेटा वापस आ रहा है, अब तो सब अच्छा होगा। दोनों दिन गिनने लगे कि कब आदित्य आए और वे उसे गले लगा ले। आखिर वह तारीख भी पास आ गई। अगली सुबह आदित्य आने वाला था और दोनों रात भर सो नहीं पाए। तभी सावित्री को कुछ ध्यान आया और उन्होंने कहा, सुनिए जी, मेरा लाल यहाँ तक कैसे आएगा? यह नया पता तो उसको मालूम ही नहीं है। हरिदास ने कहा, सावित्री, जब सुबह उसका फोन आएगा तो मैं नया पता बता दूंगा। वह आसानी से यहाँ पहुंच जाएगा। किसी तरह रात बीती और सुबह हो गई, लेकिन अभी तक आदित्य का फोन नहीं आया था। बेचैन सावित्री बोली, सुनिए जी, आदित्य का फोन नहीं आया। कहीं वह सीधे पुराने पते पर ही तो नहीं चला गया? हरिदास की बेचैनी भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि आदित्य के बताए समय के अनुसार तो उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उन्होंने सावित्री को ढाढ़स बनाते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो भाग्यवान, कहीं जाम में फंस गया होगा, या क्या पता उसकी फ्लाइट देर से उतरी हो। आता ही होगा। आज दोनों अपने सवालों के जवाब भी स्वयं ही दे रहे थे। आखिर माता पिता जो थे, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन न तो आदित्य स्वयं आया और न ही उसका कोई फोन आया। दोनों पति पत्नी परेशान होकर इधर उधर टहलते रहे। बार बार नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती। रात होने को आई पर आदित्य का फोन अब भी नहीं आया। जब वे उसे फोन मिलाते तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदित्य अभी तक घर नहीं पहुंचा। दिन बीतते फिर सप्ताह भी गुजर गया। हरिदास ने अखबार छान मारा कि कहीं कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हुआ, पर वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। पड़ोसियों से घर जाकर समाचार चैनल भी देख लिया, लेकिन कहीं कोई सूचना नहीं मिली। देखते देखते 1 महीना बीत गया पर कोई खबर नहीं आई। हरिदास और सावित्री अपने कलेजे के टुकड़े के लिए तड़प रहे थे। उनके सारे सपने शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए थे और बेटे की चिंता ने दोनों को अधमरा कर दिया था। हरिदास की आंखें आदित्य को याद करके भर आती और वह कहते, सावित्री, पता नहीं हमारा लाल कहाँ चला गया। कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। रोती हुई सावित्री कहती, मुझे भी यही डर सता रहा है, जाने मेरा आदित्य कैसा होगा। दोनों दिन रात उसी की चिंता में डूबे रहते और आंसू बहाते रहते। वर्ष बीत गए पर आदित्य वापस नहीं आया। वे रोज उसकी तस्वीर देखकर उसे याद करते, पर कोई उपाय समझ में नहीं आता था कि इतनी दूर जाकर उसकी खोज खबर कैसे लें। पहले ही आदित्य की पढ़ाई पर इतना खर्च कर चुके थे कि उनकी कमर टूट चुकी थी। अंततः हरिदास फिर अपने काम में लगे, क्योंकि पापी पेट का सवाल था। जितनी मेहनत करते उससे केवल 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। लेकिन आदित्य की फिक्र और याद में दोनों के शरीर जर्जर हो चुके थे। एक दिन हरिदास जी ने कहा, सावित्री, मुझसे अब मजदूरी नहीं होती, शरीर जवाब दे रहा है। सावित्री जी ने तुरंत कहा, तो आप यह काम छोड़ क्यों नहीं देते? काम छोड़ दिया तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। सावित्री जी चुप हो गई, लेकिन खुद हरिदास जी का साथ देने का विचार करने लगी। अभी तक हरिदास जी ने बाहर जाकर काम करने की इजाजत उन्हें नहीं दी थी। अगले दिन 1 घंटे बाद ही हरिदास जी मजदूरी से वापस आ गए। सावित्री जी उन्हें इस वक्त घर में देखकर चौंक गए। क्या हुआ जी, अभी तो गए थे, 1 ही घंटे में काम से वापस आ गए। तबीयत तो ठीक है ना? सुनते ही हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ा चुप रहने के बाद वह दीवार का सहारा लेकर बैठते हुए बोले, सावित्री, छोटे मालिक ने काम से हमेशा के लिए निकाल दिया है, बोला कल से मत आना। सावित्री जी के माथे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आई। अब क्या होगा जी? हरिदास जी की आंखें बंद करते हुए बोले,
क्या होगा सावित्री? अब दूसरा काम ढूंढो, सावित्री जी ने तपाक से कहा। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ काम करूंगी, किसी की रोटी भी बनाऊंगी तो भी 4 पैसे मिलेंगे। बस आप इस बार कुछ मत बोलना। यह सुनते ही हरिदास जी का अहंकार जाग उठा। नहीं सावित्री, तुम अब यह सब नहीं करोगी। मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखा। अभी किस्मत खराब है, मगर इससे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे इरादे मजबूत है। मैं तुम्हारा और अपना पेट अकेले भरूंगा, हमेशा की तरह। हरिदास जी ने ऐसा कहा तो सावित्री जी भी फिर से चुप हो गई, क्योंकि कुछ कहकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। पहले ही हरिदास जी बेटे के कारण टूटे हुए थे, मगर सावित्री जी ने काम करने की ठान ली थी। शाम को सावित्री जी मंदिर जाने लगी ताकि भगवान से कुछ प्रार्थना कर सके। जाते हुए उन्होंने हरिदास जी से कहा, सुनो जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। हरिदास जी पहले ही भगवान से नाराज थे, क्योंकि इकलौते बेटे का कोई अता पता नहीं था। तो उन्होंने कहा, मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ने की क्या जरूरत है? इतने दिनों से तो मिन्नतें कर रही हो, उसके कानों तक आवाज पहुंची ही नहीं। वह भी अमीरों की ही सुनता है, गरीबों के लिए उसके भी दरवाजे बंद है। सावित्री जी ने मुड़कर कहा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, क्या पता इस बार हमारी सुन ले। ऐसा कहकर सावित्री जी घर से चली गई। वहां जाते ही दर्शन के बाद मंदिर की दीवार के सहारे बैठ गई। काफी देर तक रोती रही, क्योंकि घर में तो हरिदास जी के सामने एक आंसू भी नहीं बहा सकती थी। उनके रोते ही वह कमजोर पड़ जाते। पहले ही बेटे का दुख कम नहीं था। आंखें बंद किए रोती हुई सावित्री जी को किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली और सामने पुजारी जी को देखकर चौंक कर देखने लगी। पुजारी जी ने कहा, माँ जी, आप परेशान लगती हैं, क्या हुआ है? अब रो क्यों रही है? सावित्री जी के आंसू की धारा बांध तोड़कर बह निकली। पुजारी जी के काफी धीरज बताने के बाद वह शांत हुई और सारी बात बताते हुए कहा, पुजारी जी, हमारी रोजी रोटी का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। ऊपर से बेटे का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। पुजारी जी ने समझाया, जिसका कोई नहीं होता उसका तो ऊपर वाला होता है। आप सही समय पर यहाँ आई हैं। मंदिर का जो साफ सफाई और रख रखाव का काम करता था रामू, उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, वह गांव गया है। इसीलिए मेरे पास एक काम आपके लिए है, अगर आपको ठीक लगे तो कर लो। बदले में पैसे मिलेंगे और प्रसाद के रूप में खाना भी मिल जाएगा। पुजारी जी की बातें सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। क्या सच में पुजारी जी? कौन सा काम है, मुझे बता दीजिए, मैं सब कर लूंगी। सावित्री जी ने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए। पुजारी जी ने कहा, माँ जी, इधर साफ सफाई का काम है। सुबह के समय भगवान के वस्त्र बदले जाएंगे और अंदर मूर्ति की सफाई, माला फूल वगैरह हटाना, यह सब करना है। कर लेगी ना आप? सावित्री जी को और क्या चाहिए था, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। इतनी अच्छी सेवा का मौका मिल रहा था और पैसे भी। सावित्री जी खुश होकर पुजारी जी का धन्यवाद करती हुई जल्दी जल्दी घर आ गई और घर आकर हरिदास जी को सारी बात बताई। हरिदास जी को भी इस काम से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यह ईश्वर के घर का काम था जो मुफ्त में भी किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल पैसों की आवश्यकता थी, इसीलिए हरिदास जी ने सावित्री को काम करने की अनुमति दे दी। अब प्रतिदिन सावित्री मंदिर जाकर साफ सफाई करती और बदले में पुजारी जी भोग लगे हुए फल, मिठाई और जो कुछ भी भक्तजन चढ़ाते वह उन्हें दे देते। साथ ही कुछ पैसे भी थमा दिया करते थे। इससे सावित्री और हरिदासी को सहारा मिल गया था और किसी तरह जीवन की गाड़ी फिर से चल निकली थी। एक दिन जब सावित्री मंदिर में सफाई कर रही थी, तभी एक सेठानी आई। उन्होंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मेरा नाम शोभा है, हमारे घर में माताजी का श्राद्ध है। कृपया आप 11 ब्राह्मणों के साथ हमारे घर पधारिए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। सावित्री जी को काम करते देख शोभा ने उनसे श्राद्ध के लिए भोजन बनाने को कहा और बोली, अम्मा जी, अगर आप खाना बनाएंगी तो इसके बदले हम आपको अच्छा मेहनताना देंगे। पूरे 30 लोगों का भोजन बनाना पड़ेगा। कर पाएंगी ना? अच्छी कमाई की आशा से सावित्री जी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन वह बिना हरिदास जी को बताए उनके घर श्राद्ध का भोजन बनाने चली गई। श्राद्ध के में अनेक महिलाएं आई थी, जिनमें एक अत्यंत सुंदर गौरी औरत भी थी, जो शायद विदेशी थी।
वह शोभा की पड़ोसन थी। सुंदर लाल साड़ी में सजी वह महिला सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। जब सावित्री भोजन परोस रही थी तो उनका ध्यान उस पर गया। उस विदेशी महिला ने हलवा, पूरी और खीर चाव से खाई और उंगलियां चाटती रह गई। उसे देसी भोजन बहुत पसंद आया। जब सभी ब्राह्मण भोजन करके विदा हो गए और सावित्री अपना मेहनताना लेकर जाने लगी, तभी उस विदेशी महिला, जिसका नाम एंजेला था, ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, आंटी जी, मेरे घर थोड़ा इंडियन खाना बनाओगी क्या? आप तो सही लगे चार्ज कर लेना, आपके हाथों में तो जादू है, प्लीज। सावित्री जी खुश हो गई। वह हरिदास को बताना उन्हें उचित नहीं लगा, क्योंकि वह जानती थी कि वह उन्हें ऐसा काम करने की अनुमति नहीं देंगे। अगले दिन मंदिर का काम जल्दी समाप्त करके सावित्री एंजेला के बताए पते पर पहुंची। उसके आलीशान घर में तरह तरह के भारतीय पकवान बनाए। पूरा घर खाने की सुगंध से महक उठा। जाते समय एंजेला ने कहा, थैंक यू आंटी जी। अगर मेरे हस्बैंड को खाना पसंद आया तो क्या आप रोज आकर बना देगी? सावित्री को इससे अच्छा अवसर भला और कहाँ मिलता। एक दिन में दो जगह काम करके आमदनी बढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। पर हरिदास को न बताने का निश्चय किया। अब वह प्रतिदिन शाम को वहां जाती और 2 घंटे में भोजन बनाकर लौट आती। भोजन सबको बहुत पसंद आ रहा था। एक दिन एंजेला ने कहा, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। मैं उन्हें सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। आंटी जी, कुछ खास व्यंजन बना दीजिए। सावित्री मंदिर का काम करके दोपहर तक उसके घर पहुंच गई और रसोई में व्यंजन बनाने लगी। शाम को जब मेहमान आ गए और केक कट किया गया तो एंजेला ने कहा, आंटी जी, अब आप मेहमानों को खाना परोस दीजिए। खाने की इतनी अच्छी सुगंध थी कि सभी मेहमान टूट पड़े। एंजेला के पति ने पहला कोर खाते ही कहा, ऐसा खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी। सच में आज वही स्वाद आ गया। एंजेला ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी कुक आंटी जी ने बनाया है, खास तुम्हारे लिए इंडियन खाना। उस पुरुष की आवाज सुनकर रसोई में काम कर रही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बार बार बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, पर वह व्यक्ति उनकी ओर पीठ किए खड़ा था, इसीलिए उसे देख ना सकी। सावित्री अपने काम में लगी रही, पर उनका मन उसी आवाज में अटक गया था। अंत में जब वह सबके लिए एक मिठाई लेकर आई और उनकी नजर एंजेला के पति पर पड़ी, तो उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने घूंघट करके अपना चेहरा ढक लिया और सबको मिठाई परोसने लगी। मिठाई खाते ही आदित्य से रहा नहीं गया और वह आंटी जी को देखने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग, मुझे भी मिलवाओ अपनी आंटी जी से। मैं भी तो देखूं कौन है ये आंटी जिनके हाथ का खाना मेरी माँ जैसा है। सामने से उसे अपनी ओर आते देख सावित्री बेहोश होते होते बची। उन्होंने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे थम न सके। तभी उसके बच्चे ने हल्के से धक्के से आदित्य थोड़ा एक और सरक गया और उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे गया। उसे देखते ही सावित्री वहीं ठिठक गई। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते हुए खामोश खड़े रहे। आदित्य की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, ये मेरे हस्बैंड आदित्य हैं, और डार्लिंग, यह है सावित्री आंटी जिनके हाथ का खाना तुम्हारी माँ जैसा है। यह सुनते ही सावित्री ने अपने आंसू पोंछ लिए, पर कुछ बोली नहीं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा आदित्य ही था, जो आज इत्तेफाक से उनके सामने आ खड़ा हुआ। किस्मत ने उन्हें इस तरह बेटे से मिलवाया, ऐसा तो सावित्री ने कभी सोचा भी नहीं था। आज सावित्री अपने ही बेटे के घर में एक नौकरानी के रूप में खड़ी थी और वह सामने मालिक बनकर खड़ा था। आदित्य माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इधर उधर देखने लगा। पार्टी समाप्त होते ही वह अपने कमरे में चला गया। सावित्री के हाथ पांव कांपने लगे थे। आज बरसों बाद बेटे से सामना हुआ था। यह बात घर जाकर हरिदास को कैसे बताएगी? वह तो सुनते ही जीते जी टूट जाएंगे कि उनका बेटा इसी शहर में रहता है, मगर कभी मिलने नहीं आया और ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की। इतना बड़ा आघात वह उन्हें नहीं दे सकती थी, इसीलिए यह सच भी छिपाने का फैसला कर लिया। अब सावित्री एक नौकरानी की तरह ही उसके घर काम करके लौट आती। यदि सामने आदित्य आ जाता तो नजरें फेर लेती। ऐसा करते करते 4 दिन बीत गए। एक दिन सावित्री को घर लौटने में देर हो गई तो हरिदास को चिंता होने लगी। काफी इंतजार के बाद वह पता लगाने मंदिर चले गए।
वहां जाकर उन्हें सावित्री के इस काम के बारे में पता चला तो पुजारी जी के बताए पते पर पहुंच गए। घंटी बजाने पर आदित्य की पत्नी बाहर आई। उसने पूछा, आप कौन? हरिदास ने कहा, मैं सावित्री का पति हूँ। वह यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अभी तक घर नहीं आई तो पूछने चला आया। उसने कहा, वह तो चली गई है अंकल जी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। आदित्य गाड़ी से उतरा और अपनी पत्नी से बोला, डार्लिंग, मेरे आने से पहले ही दरवाजा खोल रखा है। यह जानी पहचानी आवाज सुनकर हरिदास पलटे तो भूत चक्के रह गए। बरसों बाद पिता को सामने देखकर आदित्य भी पसीने पसीना हो गया। सामने उसका पिता खड़ा था और बगल में उसकी पत्नी। यह दृश्य देखकर हरिदास का दिल फटने को आया। मन में आया कि अपने सवालों के जवाब मांगू और पूछे कि बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया, उन्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। लेकिन तभी उन्हें सावित्री का ख्याल आ गया और अपने बेजान कदमों को संभालते हुए वह वहां से चुपचाप लौट गए। कहीं न मिली तो हरिदास वापस घर पहुंच गए। सावित्री ने उन्हें देखते ही कहा, आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हरिदास ने बात छुपाते हुए कहा, अरे यूं ही यहीं घूमने गया था। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, सावित्री, हम यह शहर छोड़ देंगे। यह हमें रास नहीं आया। सावित्री हैरान हो गई, क्यों छोड़कर जाएंगे? बड़ी मुश्किल से मुझे काम मिला है। नए शहर में क्या करेंगे? हरिदास बोले, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सब सोच लिया है, लेकिन यहाँ नहीं रहना। इस बार सावित्री का मन उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कभी कभी ही सही बेटे के सामने से देख लेती थी तो उसका मन बहल जाता था। वह बेटे के पास रहना चाहती थी, चाहे नौकरानी बनकर ही क्यों न रहना पड़े। अगले दिन हरिदास ने तबीयत खराब होने का ऐसा बहाना बनाया कि सावित्री चाहकर भी मंदिर और आदित्य के घर काम पर नहीं जा सकी। वह अंदर ही अंदर चिंता में डूबी रही। जाने आज मेरा बेटा क्या खाएगा? मेरे हाथ का खाना पेट भरकर खाता था, अब बाहर का उल झुलुल खाएगा। एक दिन तो बीत गया, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही हरिदास ने सामान बांधना शुरू कर दिया। सावित्री यह देखकर चौंक गई। क्या कर रही हो जी? हरिदास बोले, देखती नहीं हो सामान बांध रहा हूँ। तुम भी बांध लो, जल्दी कमरा खाली करके ट्रेन पकड़ लेंगे। यह सुनकर सावित्री जैसे सुन रह गई। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, पर हरिदास ने कुछ नहीं बताया। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं पुजारी जी को मना करके आती हूँ कि कल से काम पर नहीं आऊंगी, किसी और को रख ले। हरिदास ने बहुत रोका पर वह नहीं रुकी। पीछे से आवाज दी, कहीं और मत निकल जाना, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन वह अनसुना करके चली गई। सावित्री ने पहले पुजारी जी को मना किया, फिर आदित्य के घर की ओर चल दी, पर जल्दी और घबराहट में सड़क पार करते समय दूसरी ओर से आती तेज कार को नहीं देख पाई, जो उसे टक्कर मारकर निकल गई। सावित्री दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ी, बुरी तरह तड़प रही थी, काफी चोट आई थी और खून बह रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने मंदिर के कारण पहचान लिया और अस्पताल में भर्ती कराकर पुजारी जी को खबर दी। उधर हरिदास इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे और गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। तभी किसी ने आकर सावित्री के भयानक एक्सीडेंट की खबर दी। सुनते ही वह रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। सावित्री आईसीयू में थी। ऑपरेशन चल रहा था। हाथ की हड्डी टूट गई थी, सिर पर गहरी चोट थी, सांस लेने में दिक्कत के कारण ऑक्सीजन लगी थी। हरिदास सिसकते हुए आईसीयू के बाहर दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गए। पत्नी ही उनका एकमात्र सहारा थी। उधर आदित्य की पत्नी ने काफी देर तक सावित्री का इंतजार किया, फिर मंदिर पहुंचकर सब पता किया और तुरंत आदित्य को फोन किया। कुक आंटी जी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मुझे अस्पताल ले चलोगे? हालत बहुत सीरियस है। यह सुनते ही आदित्य घबरा गया। ऑफिस से निकलकर कार चलाते हुए खुद को कोसने लगा। यह सब मेरे कारण हुआ है माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। वह जीते जी अपने किए की माफी मांग लेना चाहता था। दोनों अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर कांच से माँ को देखकर उसके हाथ पांव कांप गए। नीचे बैठे हरिदास की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे धक्का देकर कहा, यहाँ क्यों आया है तू? अब क्या हमारी अर्थी देखने आया है? तेरे कारण ही वह यहाँ है। अगर सावित्री को कुछ हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। चला जा यहाँ से।
आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। हरिदास बरस पड़े। क्यों माफ करूं तुझे, बेगैरत औलाद। क्या इस गोरी लड़की के लिए किया सब। गरीब माँ बाप के साथ रहने में शर्म आती थी। तभी डॉक्टर आया और बोला, अब आप मरीज से मिल सकते हैं। हरिदास अंदर गए। सिर पर हाथ फेरा तो सावित्री ने हल्की आंखें खोली और धीमे से बोली, आदित्य आदित्य। हरिदास का चेहरा गुस्से से भर गया, पर हालत ऐसी न थी कि कुछ कह सके। वह बाहर आकर आदित्य को अंदर जाने का इशारा कर दिया। आदित्य दौड़ता हुआ अंदर गया। माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। तुम्हें सामने देखकर भी माँ न कह सका। सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। वह गिड़गिड़ाता रहा और पास खड़ी उसकी पत्नी सब समझने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद सावित्री सो गई और डॉक्टर ने आकर बताया कि हालत फिलहाल स्थिर है। यह सुनकर हरिदास को कुछ राहत महसूस हुई और आदित्य ने भी गहरी सांस ली। इसके बाद बाहर आकर आदित्य ने अपने पिता से माफी मांगी, लेकिन हरिदास ने उससे फिलहाल कुछ नहीं कहा। 10 दिन तक सावित्री अस्पताल में ही रही और सारा खर्च आदित्य ने उठाया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया था और वह भी इस बात पर उससे नाराज हुई। जब सावित्री घर वापस पहुंची तो आदित्य को रोज सामने देखकर वह जल्दी ठीक होने लगी, लेकिन अभी तक हरिदास उसे माफ करने को तैयार नहीं थे। सावित्री की हालत सुधरने पर एक दिन हरिदास ने आदित्य को घर आने से मना कर दिया। आदित्य रोता गिड़गिड़ाता रहा, पर हरिदास ने उसे फिर भी बाहर निकाल दिया। तब उसकी पत्नी आगे आई और माफी मांगते हुए आदित्य को माफ करने की विनती की। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन आने के बाद मैं पुराने घर गया, वहां कोई नहीं मिला। फिर पता लेकर यहाँ आया तो आपको ईंट उठाकर फटे कपड़ों में मजदूरी करते देखा। मुझे शर्म महसूस हुई क्योंकि कार में मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। मैं बता नहीं पाया कि मेरे माता पिता कौन हैं और आप लोगों से न मिलने का बहाना बना दिया। इत्तेफाक से माँ मेरे ही घर खाना बना पहुंच गई। जिस दिन से देखा उसी दिन से पछता रहा हूँ, क्योंकि वह उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। नौकर जैसा कभी नहीं समझा। गलती मेरी थी। हरिदास का दर्द फूट पड़ा। तुझे पढ़ाने के लिए हमने घर गिरवी रख दिया। कारोबार बंद हो गया, सब लूट गया। फिर भी तुझे कभी कमी नहीं होने दी। खुद कंगाली में रहे, तुझे आराम दिया। यह फटे कपड़े देख रहा है ना, तेरी माँ ने कितनी बार सी सी कर पहनाए हैं। हम सूखी रोटी खाकर तेरा इंतजार में जीते रहे। तेरी 5 साल की पढ़ाई 7 साल की हो गई। हरिदास का दबा हुआ दर्द अब शब्दों में बाहर आ रहा था। आदित्य बोला, पापा पढ़ाई पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन मैं शादी के कारण वहीं रुक गया था और नौकरी भी करने लगा था। मेरी पत्नी को इंडिया पसंद था, इसीलिए वह मेरे साथ आ गई। वह अमीर थी, इसीलिए मैं सच बता नहीं पाया। तभी अंदर से सावित्री ने आवाज लगाई और आदित्य को माफ करने के लिए कहा। आदित्य पैरों में गिरकर माफी मांगता रहा, लेकिन बेटे की बातों से हरिदास का दिल पिघला और वह उसे माफ करने को तैयार नहीं हुए। सब एक ही घर में साथ रहते हुए भी दूर दूर थे, क्योंकि आदित्य की गलती हरिदास चाहकर भी भूल नहीं पा रहे थे। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आदित्य आज भी अपने किए पर प्रायश्चित कर रहा है।